भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट परीक्षा की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम जिस चैप्टर के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है, अधिगम का मूल्यांकन इस चैप्टर से पिछली परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस वीडियो में 12 प्रश्न रखूंगा। ठीक है, 12 प्रश्न रखे हैं मैंने इस वीडियो में, जिसमें से 8 प्रश्न आपके इजी हैं और 12 जो 4 प्रश्न हैं वो मीडियम लेवल के हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि 8 से 9 प्रश्न आपके इस वीडियो में सही जाएं। ठीक है, तो नीचे कमेंट्स में स्कोर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही गए। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अधिगम्य मूल्यांकन या फिर अधिगम्य आकलन एक ही बात है। कभी कभी आकलन देता है, कभी कभी मूल्यांकन देता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। उस चैप्टर को जरूर देखिएगा। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़िए। अधिगम को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए अधिगम को क्या करना है? हमें उपयोगी बनाना है और रोचक प्रक्रिया बनाना है। तो उसके लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो हमें किस चीज़ के प्रति सचेत होना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो तुलना करना विद्यार्थियों में क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, आप नहीं कर सकते, कट गया ऑप्शन। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। उपाधि देना ही गलत है सबसे पहले, और उस विद्यार्थी को किसी को बुद्धिमान बोलोगे आप, किसी को औसत बोलोगे, तो ये उपाधि भी नहीं दे सकते, इसलिए ये भी गलत है। शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो सबसे पहले तो देखिए कितना बड़ा ऑप्शन है, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि वही हो। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर एक टीचर शैक्षिक चीज़ों जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं और सह शैक्षिक जो शिक्षा के साथ साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी सारे क्षेत्रों में एक जानकारी प्राप्त कर रहा है कई सारे प्रयोगों से एक टीचर। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन देख लेते हैं, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते आप फीडबैक देने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो बेटर आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चलिए, विद्यार्थी आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर होता है? जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था मूल्यांकन वाले चैप्टर में। एक मूल्यांकन होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है, अब ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है? तो आकलन बहुत किफायती यानी कि मितव्ययी होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है हमारा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो ये एक हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आगे बढ़ लेते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। तो ग्रेडिंग एक नंबर वाले जो सिस्टम है वो तो गलत है, आप नहीं कर सकते। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो विद्यालय है वो बाहरी जो परीक्षाएं हैं उसकी अपेक्षा में ज़्यादा सक्षम है। लेकिन आप दूसरा ऑप्शन पढ़िए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर जो सारा वो है बोझ है वो शिक्षक के ऊपर डाल दिया गया है। यहाँ पर क्या है, पूरा एक विद्यालय के तौर पर दिखाया गया है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज हैं, फिर दोबारा से पढ़िएगा अगर नहीं समझ में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित पर ध्यान देता है सिवाय। यानी कि जो सीखने के लिए हम आकलन करते हैं, बच्चे का जो अधिगम करता है उसके लिए हम उसका आकलन या फिर मूल्यांकन करते हैं, वो किस चीज़ पर बल नहीं देता है? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो विद्यार्थियों में क्या क्षमताएं उस पर भी बल देता है, उनकी अधिगम शैलियां क्या हैं उन पर भी बल देता है। मूल्यांकन करते समय एक शिक्षक ये भी पता लगाता है कि विद्यार्थी क्या त्रुटि कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं में उनका कपड़े, खाना पीना, पहनना, वो सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। इसलिए सीखने के लिए आकलन इस पर ध्यान नहीं देता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो किस चीज पर बल देता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार से अवलोकित कर रिकॉर्ड को सुधारा जाए इस प्रकार से, इस पर बल देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो ये तो गलत हो गया, परीक्षाओं के साथ कोई सामंजस्य नहीं होता।
तो यहाँ पर सबसे जो बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इस पर बल देता है कि सीखने के किस प्रकार अवलोकित करना है, उसको अवलोकन करके उसको रिकॉर्ड करना है, उसको सुधारा जाना है। ठीक है, तो बच्चा किस तरह से सीख रहा है, क्या क्या गलती कर रहा है, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करो, कैसे उसकी गलतियों को सुधारा जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसी चीज़ पर बल देता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित मूल्यांकन या फिर विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन है आपके, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। विद्यालय आधारित मूल्यांकन लापरवाह तो नहीं बनाएगा किसी को। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, तो ये भी गलत है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने विद्यालय आधारित मूल्यांकन की अवधारणा को अपनाया है। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं, तो ये किसी भी चीज में बाधा नहीं हो सकता। ठीक है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है, तो विद्यार्थियों की या शिक्षार्थियों की मदद हो रही है, अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था, क्यों प्रारंभ किया था? ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जा सकता है। ये ऑप्शन गलत हो गया, शक्तियों को बांटा जा सके ऐसा कुछ बोला गया है, विद्यालय की जो शक्तियां उसको बांटा जाए, तो ये भी गलत है। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल चुका है कि विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित या फिर सुनिश्चित किया जा सके। आगे पढ़ लेते हैं, 2 ऑप्शन और हैं हमारे पास, दोनों बड़े ऑप्शन है इसलिए पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किए जा सके, तो अध्यापकों को अभिप्रेरित करने के लिए नहीं, यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं उनको भी अभिप्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कंपटीशन वाली बात हो रही है कि एक स्कूल दूसरे स्कूल से कंपटीशन करेगा, इसलिए है विद्यालय आधारित मूल्यांकन, तो इसलिए नहीं है। तो सबसे जो बेटर ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन, जो अधिगम से संबंधित कोई निर्योग्यता है, कोई आवश्यकता है, उसका आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको समझिएगा। अभी क्षमता परीक्षण, बच्चे में कितनी क्षमता है इसका परीक्षण करना। निदानात्मक परीक्षण में यह है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है उस गलती को पहचानना। स्क्रीनिंग परीक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, उपलब्धि यानी कि बच्चे की क्या क्या उपलब्धियां हैं उसका परीक्षण करना। तो कोई भी अधिगम निर्योग्यता है, यानी कि कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखने में, अधिगम करने में कोई निर्योग्य है, कर नहीं पा रहा है, तो वहां पर आकलन किस कौन से परीक्षण से किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, निदानात्मक परीक्षण। निदान में क्या होता है? गलती को पहचाना जाता है, फिर इसको सुधार किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। निदानात्मक में क्या है? सबसे पहले गलती को पहचाना जाता है। 2 वर्ड होते हैं, एक निदान होता है, एक होता है उपचार। निदान में गलती को पहचाना जाता है, उपचार में गलती को पहचान के उसको सॉल्व यानी कि दूर किया जाता है। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है, इस वजह से बोझ रहता है उन पर। तो ऑप्शन कट गया हमारा, परीक्षा का कोई बोझ नहीं होता एक टीचर पर, और लेनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, इस वजह से शिक्षक पर बोझ रहता है, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों की मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन में क्या है? डेली बालकों का सूक्ष्म अवलोकन एक जो टीचर है वो करता रहता है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उसके मूल्य क्या है बालक के, तो इन सभी का अवलोकन करता रहता है। ठीक है, तो यही है एक शिक्षक। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो ये भी गलत हो गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर, याद रखेंगे। पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, ये चैप्टर भी ऐसा है कि कई सारे चैप्टर हैं, ये चैप्टर नहीं कि पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, केवल इन सभी चैप्टर्स में क्या करना है आपको? केवल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेने हैं। ठीक है, तो उससे ही ये सारे चैप्टर से आंसर है वो हो जाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट करवा चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर CDP फॉर CTET, इस तरह से है। ठीक है, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न में बोला गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक है? तो शिक्षक के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, तो ये ऑप्शन कट गया। जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों में सुधार,
यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, जो भी किस तरह से उसका अवलोकन करना है, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, उसको किस तरह से सुधार करना है, ये सारी चीज़ें करता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? जब हम अधिगम में आकलन करते हैं, अधिगम में बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, तो वो क्यों जरूरी है? ग्रेड व अंकों के लिए ऑप्शन कट गया, जांच परीक्षण के लिए कट गया, प्रेरणा के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है बहुत बड़ा, प्रेरणा देना, अब प्रेरणा देना तो प्रेरणा के लिए पॉजिटिव। पृथक्करण यानी कि पृथक्करण होता है अलग अलग करना, श्रेणीकरण यानी कि श्रेणी करना, उनको ग्रेडिंग में बांटना, ठीक है, टेबल में बांटना को उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रेरणा के लिए। प्रेरणा के लिए अधिगम में आकलन आवश्यक है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा। ठीक है, आकलन क्या है? एक निरंतर भी चलता है और बाद में भी चलता ही रहता है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और व्यापक स्तर पर होती है आकलन। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि एक शिक्षक ज़्यादा जानता है अपने शिक्षार्थी को। ठीक है, कोई बाह्य एजेंसी उतना नहीं जान पाएगी। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए अंतर्निहित है, यानी कि चलता ही रहता है, जितना बच्चा पढ़ेगा उतना ज़्यादा आकलन किया जाएगा उसका। जैसे अधिगम क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आकलन भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखेंगे। लास्ट प्रश्न आज का ये है कि बच्चों को आकलन के बारे में पूछा गया है कि बच्चों को नाम देने और वर्गीकरण के लिए अच्छी रणनीति है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। ठीक है, वर्गीकरण तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। वर्गीकरण करना अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको नेगेटिव पॉइंट लिखिए। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए तो प्रतियोगिता वाली भावना बढ़ाएंगे उसमें, तो ये भी गलत है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, तो ये भी गलत है। सीखने में सुधार का, तो 3 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर यही होगा हमारा आंसर। सीखने में सुधार का एक तरीका है, जो भी बच्चा सीखता है अधिगम से, मूल्यांकन या फिर आकलन से क्या है, उसमें सुधार होता है। सुधार किस वजह से होता है कि टीचर क्या अपने बच्चे के बारे में सारी गलतियों को जानेगा, उसकी क्या खूबी है, उसकी क्या रुचियां हैं, सबके बारे में जानेगा और उसके अधिगम को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो सीखने में सुधार का ये एक तरीका है, मूल्यांकन या फिर आकलन, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अधिगम में आकलन से, पिछली परीक्षा में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।